हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सुरमा ट्यूटोरियल के एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th इंग्लिश के लिए इम्पोर्टेंट लाइन एक्सप्लेनेशन को, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम में टोटल 8 नंबर का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 4 नंबर प्रोज सेक्शन से और 4 नंबर पोएट्री सेक्शन से, ठीक है। तो ये 8 नंबर आपको कैसे मिलेगा वही आप इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यदि आपको कुछ भी नहीं आता है ना, फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद आप लाइन एक्सप्लेनेशन आसानी से कर पाइएगा, ठीक है। तो वही इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले लाइन एक्सप्लेनेशन करते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है, इस बात को आप लोग जान लीजिए। देखिए, लाइन्स किस पार्ट यानी प्रोज या पोएट्री से लिया गया है ये आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। आपको लाइन को देख करके यह पता लगाना पड़ेगा कि यह जो लाइन है हमारे पोएट्री सेक्शन का है कि प्रोज सेक्शन का है, ठीक है, और किस चैप्टर से लिया गया है ये भी आपको जानना पड़ेगा। दूसरा बात आपको क्या ध्यान रखना है कि दिए गए लाइन्स को कौन से राइटर यानी पोएट या ऑथर किसने लिखा है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और तीसरी बात, अब आपको लिखना है कि इन लाइन्स का मतलब यानी इस लाइन का क्या मतलब है और इन लाइन से राइटर क्या कहना चाहते हैं। देखिए, ये दो चीज़ तो सही बच्चे कर लेते हैं, किंतु ये तीसरा वाला जो पॉइंट है कि अंग्रेजी में लाइन एक्सप्लेनेशन कोई बच्चा नहीं कर पाता है। तो इस वीडियो में हम लोग वही जानने वाले हैं कि एक ट्रिक आपको मैं ऐसा बताऊंगा जिससे आप किसी भी लाइन को आसानी से एक्सप्लेन कर पाइएगा, ठीक है। चलिए वही ट्रिक को हम समझने वाले हैं। आपको इस लाइन का मतलब नहीं पता है, मान ले हमको भी नहीं पता है, किंतु मैं आपको जो ट्रिक दूंगा ना उससे आप लाइन एक्सप्लेनेशन कर पाइएगा, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, बस वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर आपके एग्जाम में सेम जैसे मैं यहाँ पर सेट किया हूँ ना क्वेश्चन, वैसे ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए, फर्स्ट जैसे कि आपको जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा मैं डिस्कशन करूँगा। जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसमें पहला जो क्वेश्चन आपको होता है वो होता है एसे का, क्या एसे यानी निबंध, ठीक है, निबंध लिखना होता है, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, दूसरा और तीसरा ये होता है एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन। और तीसरा भी क्या होता है, एक्सप्लेनेशन ही होता है। किंतु देखिए, एक होता है प्रोज से, थोड़ा सा समझिएगा, एक होता है प्रोज से और एक होता है पोएट्री से, यानी एक कविता से और एक कहानी से। दोनों 4-4 नंबर के होंगे, ठीक है, दोनों 4-4 नंबर के होंगे, यानी 8 नंबर इंग्लिश में आपको इजीली मिल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ये जो 4 नंबर आपको प्रोज से, 4 नंबर पोएट्री से आएगा एक्सप्लेनेशन। देखिए, इसमें जो दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर मैं जो लिखा हूँ ये प्रोज सेक्शन से है। किससे है, प्रोज सेक्शन से, यानी कहानी से ये लाइन को लिया गया है, ठीक है। और नीचे ये जो देख रहे हैं एक कविता से लिया गया है, ठीक है, एक कविता वाला लाइन है और एक कहानी वाला लाइन है। तो दोनों को एक ही तरीका से एक्सप्लेन किया जाता है, थोड़ा सा चेंज करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों कविता वाला लाइन को भी कैसे एक्सप्लेन करना है और कहानी वाला लाइन को भी कैसे एक्सप्लेन करना है, दोनों को बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो अब हम बताना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, इसी में से एक लाइन में नीचे लिया हूँ, ठीक है, इसी लाइन में से कोई एक लाइन में नीचे लेकर के आपको बताता हूँ कि कैसे लिखना है, ठीक है।
चलिए जैसे कि थोड़ा सा मैं यहाँ पे और बताना चाहूँगा। देखिए आपको ये लाइन का मतलब नहीं पता है बहुत। देखिए बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं लगभग आप 100 में से 1 या 2 बच्चे को जूम कर सकते हैं जो इस लाइन को रियलिटी में एक्सप्लेन कर सकता है अच्छे से, बाकी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड। आपको सबसे पहले करना क्या है कि पहचानना है कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है। तो माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। ये देखिए ये लाइन जो है गांधी जी से, मतलब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, जो गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। कैसे पता चला? क्योंकि आप लोगों को भी समरी पढ़ाया गया होगा या लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक है, आप 12 के स्टूडेंट है तो जरूर पढ़े होइएगा। तो उस आप जब पढ़े होइएगा तो आपको ये लाइन भी पढ़ाया गया होगा, तो आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा मन है वो बेचैन पंछी है। ठीक है, बेचैन पंछी है जिसे मतलब बहुत ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा दे भी दो तो वो असंतुष्ट रहता है, और ज़्यादा मांगता है और फिर भी दे दो फिर वो असंतुष्ट ही रहता है। तो ये लाइन गांधी जी लिखे हैं आपके फर्स्ट चैप्टर जो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है उसके सेकेंड पेज में आप जाइएगा तो नीचे से यही लाइन लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे से लास्ट पैराग्राफ में देखिए दूसरा, द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली। इस देखिए इसमें भारत इज माई होम, ये तो इसमें लिखा हुआ है ये किस चैप्टर से लिया गया है, ऑलरेडी भारत इज माई होम। तो इसी तरह से आप ये तो जरूर पहचान लीजिएगा कहाँ से लिया गया है। देखिए इसमें बात किया गया है डेली चिप न्यूज़पेपर, मतलब डेली चिप डेली पेपर। देखिए पेपर वाला चैप्टर हमारा कौन सा है? द न्यूज़पेपर है ना, 8वां चैप्टर है हाउ फ्री इज प्रेस। ठीक है, अरे देखिए आई जो चौथा लाइन को आप देखिए आई हैव अ ड्रीम, तो इस लाइन को फर्स्ट बार हमको पढ़ने से इसी वर्ड से ही पता लग जा रहा है कि लाइन कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो इतना बात आपको पता हो गया। ठीक है, कि लाइन कहाँ से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, कैसे लिखना है। चलिए देखिए एक लाइन में यहाँ पे लिया हूँ और इसको मैं एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट वाला लाइन ही मैं लिया हूँ, जो लिया गया है कहाँ से? महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। तो आपको इसको कैसे एक्सप्लेन करना है वही यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले ये लाइन को ऑलरेडी हम लोग पहचान चुके हैं कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। ठीक है, आइए हम लोग जब ये जान गए कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी ने। आप लोग ये भी जानते होइएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर कैसे लिखेंगे। देखिए सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर एक लाइन है कि 2 लाइन। अगर फुल स्टॉप 2 बार आ रहा है आपके लाइन में तो समझिए 2 लाइन है, 1 बार आ रहा है तो 1 ही लाइन है। ठीक है, तो 1 ही लाइन है। तो यहाँ पर लिखेंगे जब 1 लाइन रहेगा तो डिस। ठीक है, डिस लाइन है ना हैज बीन। जो मैं लिख रहा हूँ आपको सभी कोई भी लाइन आपके बुक से दे दी यही चीज आपको लिखना है, बस थोड़ा समझ लीजिए। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम प्रोज सेक्शन इन इंटाइटल्ड। अब देखिए यहाँ तक आपको लिख देना, चाहे ये लाइन इंडियन सिविलाइजेशन से हो या आपके 20 चैप्टर 22 चैप्टर में से कहीं से भी हो, आपको यही चीज लिखना है। ठीक है, प्रोज का रहेगा तो प्रोज और पोएट्री का रहेगा तो पोएट्री। ठीक है, देखिए इंटाइटल्ड। अब उसका टाइटल क्या है? टाइटल को हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। ठीक है, ताकि एग्जामिनर समझ सके कि ये बच्चे के पास जानकारी अच्छा खासा है। ठीक है, ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, और कॉमा बंद कर देंगे, फुल स्टॉप दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लिख दिए। देखिए कुछ नहीं लिखे। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम प्रोज सेक्शन इन टाइटल, जिसका टाइटल है यानी शीर्षक है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, इसके बाद
हमें क्या लिखना है कि यह लाइन को किसने लिखा है। तो आपको पता है ये इंडियन सोल्यूशन किसने लिखा है, तो लिखेंगे विच हैज बीन written by महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, ठीक है। चलिए, तो ये आप लिख दिए कि लाइन को किसने लिखा है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इनके बारे में, यानी महात्मा गांधी जी के बारे में आपको और कुछ जानकारी है, या जिस भी राइटर का रहेगा लाइन उसके बारे में आपको और कुछ जानकारी है तो लिख दीजिए। जैसे कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो लिखेंगे, देखिए विच, एक मिनट, ये तो पूरा मिट गया, कैसे होगा। अच्छा आ गया, हाँ देखिए तो हमें लिखना है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो देखिए, तो ही वाज बॉर्न इन, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 1869 में, इतना पता है। एंड मृत्यु भी पता होगा, एंड डाइड इन 1948 यानी 1948 में, ठीक है। और कुछ जानते हैं आप इनके बारे में तो लिख सकते हैं, नहीं तो इतना पे भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है आपको, एक पैराग्राफ चेंज करना है और लिखना है इन दिस लाइन द राइटर सेज दैट, ठीक है। इतना बात तो आप लिख ही सकते हैं, ठीक है। इन दिस लाइन यानी इस लाइन के माध्यम से, है ना, इस लाइन में द राइटर, या यहाँ पे आप राइटर का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो द राइटर सेज दैट, कहना चाहते हैं कि, अब क्या कहना चाहते हैं, तो इस लाइन का मतलब नहीं हमें मालूम है ना आपको मालूम है, ऐसा आप समझ लीजिए, ठीक है। तो आपको देखिए नहीं मालूम है तो आप सेम क्या करिएगा कि ये बात लिखने के बाद आप सेम इस लाइन को उतार दीजिएगा, ठीक है। आपको नंबर पूरा के पूरा मिलेंगे, क्योंकि आपने ऊपर इतना अच्छा से लिखा है ना कि नीचे वाले पे कोई ध्यान नहीं देगा, और इतना ये गलत भी नहीं है। तो आपको क्या करना है कि सेम इस लाइन को ही यहाँ पर उतार देना है, ठीक है। द माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड, ठीक है। इस तरह से आपको ये लाइन को ही उतार देना है, अंत में फुल स्टॉप दे देना है। तो इस तरह से आपको एक्सप्लेनेशन करना है। यदि मान लीजिए यह लाइन अगर किसी और चैप्टर का होता तो बस आप लोग क्या करते कि यहाँ पर क्या करते, आप उस चैप्टर का नाम सिर्फ चेंज कर देते और यहाँ पे महात्मा गांधी जो राइटर है उनका राइटर का नाम चेंज कर देते, बाकी चीज़ सेम ही रहेगा, ठीक है। बाकी चीज़ सेम ही रहेगा और यहाँ पे भी सब कुछ सेम ही रहेगा, ठीक है। बस वो लाइन जो रहेगा वो लाइन यहाँ पे उतार दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक्सप्लेनेशन करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा प्रोज का सेक्शन का जो लाइन है उसे कैसे एक्सप्लेन करना है। अब हम लोग देखेंगे कि पोएट्री में कैसे एक्सप्लेन करते, बस थोड़ा सा ही चेंज है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, ठीक है। चलिए,
चलिए ये जो लाइन लिया गया है, देखिए ये पोएट्री सेक्शन से है, ठीक है, ये आपको पोएट्री सेक्शन से है। ठीक है, अब ये आपको पहचानना है कि लाइन लिया कहाँ से गया है। ठीक है, तो आपको मैं बताया कि इस लाइन को आप पढ़े जरूर होइएगा। आपको जब किताब जब पढ़ाया जा रहा होता है तो इस लाइन को जरूर पढ़े होइएगा या समरी में भी पढ़े होइएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको ये पहचान लेना है कि लाइन कहाँ से लिया गया। एक वर्ड ऐसा होता है किसी न किसी लाइन में जो यह पहचान करवा देता है कि यह लाइन कहाँ से लिया गया है। देखिए, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, ये लाइन जो लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है, जॉन डॉन के द्वारा जो लिखा गया है फर्स्ट चैप्टर स्वेटेस्ट लव आई डोंट गो से लिया गया है। ठीक है, लेकिन हाउ फीबल इज मैन्स पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल। क्या कह रहे हैं इस लाइन में कि मनुष्य की जो शक्ति है इतनी कमज़ोर हो जाती है ना, इतनी कमज़ोर है कि एक बार जो उनका जो अच्छा समय चला गया, उन अच्छे समय को दोबारा हम लोग वापस नहीं बुला सकते, रिकॉल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो देखिए आपको एक्सप्लेन किस तरह से करना है। फिर से वही बात लिखेंगे जो हम लोग ऊपर लिखे थे फ्रोज वाले में, थोड़ा सा चेंज क्या करेंगे। देखिए, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम पोएट्री सेक्शन इंटाइटल्ड। अब टाइटल के बाद आपको क्या लिखना है, वही यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है ना वही लिखना है। जैसे स्वेटेस्ट लव लिखना है ना, यहाँ पर स्वेटेस्ट लव है, स्वेटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यही ना है आपका चैप्टर का नाम। चलिए देखिए, अब देखिए जो लाइन जिस चैप्टर से रहे आप वहाँ पे उसी चैप्टर का नाम लिखेंगे। ये नहीं कि कोई भी लाइन हो और यही आप लिख दीजिए IGT, नहीं। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखिए इसका नाम हम लिख दिए, अब हमें फुल स्टॉप दे करके यह लिखना है कि इस लाइन को लिखा किसने है। तो लाइन को किसने लिखा है, हम सभी को पता है कि जॉन डॉन ने लिखा है। तो क्या लिखेंगे, विच हैज बीन रिटेन, है ना, रिटेन बाय जॉन डॉन। ठीक है, अब जॉन डॉन के बारे में आपको जितना जानकारी है उतना लिख दीजिए। ठीक है, नहीं तो इतना से भी हमारा काम चल जाएगा। बाकी आपके पास जानकारी है तो ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन होता है तो 5-6 लाइन आराम से ही लिखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे जॉन डॉन के जन्म है ना लिखेंगे। ये तो सबको पता है, अगर नहीं भी पता है तो आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव में आपको राइटर डिटेल से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। साथ में आपको मैचिंग 10 नंबर के तो मैचिंग पूछे जाते हैं सिर्फ राइटर से। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग नहीं अभी तक याद किए तो याद कर लीजिए और राइटर डिटेल्स याद कर लीजिएगा। तो उससे देखिए 8 नंबर का एक्सप्लेनेशन बनता है, ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, है ना, इसके अलावा मैचिंग बनते हैं। तो आपको 20-25 नंबर तो यही सिर्फ राइटर डिटेल याद करने से आपको हो जाता है। तो आप लोग बिल्कुल इग्नोर नहीं करिएगा। ठीक है, तो ही वाज born in 1572 and died in 1631। ठीक है, तो इसका जन्म और मृत्यु हमने लिख दिया। और इसके बारे में आप क्या जानते हैं वो भी लिख सकते हैं। जैसे ही वाज, है ना, ही वाज ऑल्सो कॉल्ड a
अ मेटाफिजिकल पोएट, है ना। मेटाफिजिकल पोएट, चलिए आप लोगों को पता होगा मेटाफिजिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक कवि, तो इनको आध्यात्मिक कवि कहा जाता है। ये लाइन हर साल ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो आपसे पूछा जाएगा कि मेटाफिजिकल पोएट कौन थे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आपको लिखना है। अगर ये लाइन मान के चलिए ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का होता, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिख देते हैं। फिर यहाँ पे लिखते वाल्टर डेलामेयर, नहीं सॉरी, सॉन्ग ऑफ वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया, यहाँ पे वाल्ट विटमैन लिखते हैं ना, उस यहाँ पे चेंज करते हैं। उसके बाद उनका जन्म मरण वाल्ट विटमैन का लिख देते हैं, तो हमारा ये हो जाता। तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। और फिर नीचे पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखना है आपको कि इन दिस लाइन, है ना, इन दिस लाइन द पोएट, है ना, द पोएट। एक चीज आपको और चेंज करना है थोड़ा सा, यहाँ पर यहाँ रिटन के जगह कंपोज कर देना है, ठीक है। कविता रहेगा तो कंपोज करना है यहाँ पे, और कहानी का रहेगा लाइन तो रिटन करना है, ठीक है। यही चेंज करना है बस, और कुछ नहीं। देखिए जहाँ पे मैं रेड मार्क कर रहा हूँ वहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि यहाँ पे जो लाइन जिस चैप्टर से रहेगा वो रहेगा, और यहाँ पर कहानी रहेगा तो रिटेन, और कविता रहेगा तो कंपोज, और यहाँ पे आपको राइटर के नाम या पोएट के नाम आपको चेंज कर करके लिखना है, जो लाइन जहाँ से है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ लिखेंगे इन दिस लाइन द पोएट सेज दैट, और उसके बाद आपको उस लाइन का मतलब मालूम है तो लिखिए, नहीं मालूम है तो सेम लाइन उतार दीजिए, आपका नंबर एक भी नहीं कटेगा, ठीक है। जैसे ओ हाउ फीबल मैन पावर, देखिए 90% बच्चा नहीं लिख पाते हैं एक्सप्लेनेशन, मतलब इसका मतलब नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एक ऐसा ट्रिक मैं लाया हूँ, ठीक है, जो हर साल मैं अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को भी करवाता हूँ, जिसको एक्सप्लेनेशन करने नहीं आता, इस लाइन का मतलब लिखने नहीं आता है, और उनका काफ़ी अच्छा नंबर आया है, ठीक है। तो आप इसी तरह से एक्सप्लेनेशन करिएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग एक्सप्लेनेशन करने का सीख गए होइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।